नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज की चर्चा की शुरुआत जनमानस के जहन में उमड़ रहे मुख्तसर से सवालों के साथ। क्या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का कथित राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का नैरेटिव पंचर हो गया है? क्या ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कथित तौर पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के सहारे सत्ता बरकरार रखने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हैरान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वजह क्या है कि स्वयंभू घोषित राष्ट्रवादी जमात अब इंडिया पर आक्रमण या राजनीतिक हमले करने पर उतारू हो गई है? पूरी कहानी बाद में, पहले एक छोटी सी अपील, अगर वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति इस वक्त बड़े रोमांचक और दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का एनडीए और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया है। एनडीए का मतलब आपको मालूम है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि अटल और अडवाणी के दौर में बना था और 6 साल तक सत्ता में काबिज रहा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने हैं, उनके नेतृत्व में दूसरी बार लगातार केंद्र की सत्ता में काबिज है। और दूसरी तरफ एक नया गठबंधन विपक्षी बना है, उसका नाम है इंडिया। इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये दो गठबंधन है जिनके बीच में 2024 में अब मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने दम पर बीजेपी को 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रचंड बहुमत दिलाया था, जिसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या खुद बीजेपी कल्पना कर नहीं सकती थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं या बीजेपी के अंदर इस कदर आत्मविश्वास था तो कहा जाता था कि नारे लगा करते थे, मोदी है तो मुमकिन है या फिर आएगा तो मोदी ही। लेकिन आज वो हालात नजर नहीं आ रहे हैं। सत्ताधारी जमात विपक्ष पर जिस तरह से हमले कर रही है और कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक हमले कर रही है। दरअसल बीजेपी की परेशानी विपक्षी एकता नहीं, लेकिन विपक्षी एकता के बाद जो गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया, उससे असल में बीजेपी को बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मुद्दा हुआ करता था या इंडिया के नाम पर या भारत के नाम पर बीजेपी विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती थी। यूं भी कह सकते हैं कि इंडिया या भारत उसकी बपौती बन गया था और राष्ट्रवाद की एक तरह से हवा अपने चरम पर रही है। और अब जब विपक्ष ने वो नाम बीजेपी से छीन लिया है तो बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ रही है और उसकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आती है। और बौखलाहट की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कह सकते हैं कि भाषाई तौर पर न्यूनतम स्तर पर उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिए हैं। बौखलाहट का यह आलम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जो विपक्षी गठबंधन है उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर डाली। जाहिर सी बात है इस पर सवाल खड़े होते हैं। और जब सवाल खड़े होंगे तो यह भी चर्चा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना हैरान या परेशान होने की जरूरत क्यों है? कहने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को कथित तौर पर अपना बपौती मान लिया था और दूसरी तरफ उसके आधार पर बीजेपी लगातार हमले करती है और सीधे तौर पर, खासतौर पर कांग्रेस उनके निशाने पर रही है। और जब कांग्रेस की बात करते हैं तो गांधी परिवार सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर रहा है। और विपक्षी एकता में जो पुराना गठबंधन था कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए, उसका नया वर्जन इंडिया के तौर पर सामने आया है। बताया यह जाता है कि इस नाम को भी राहुल गांधी ने सुझाया, जिसको सपोर्ट ममता बनर्जी ने किया था। और उसके बाद जो सोच इसके पीछे रही थी अब वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वो कह सकते हैं कि जो इंजेक्शन था वो साफ तौर पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी में बौखलाहट है। प्रधानमंत्री खुद जिस तरह से हमले कर रहे हैं वो उसकी तस्दीक करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? अगर आज बीजेपी हैरान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान तो उसके पुख्ता कारण है। वजह यह कि एक दौर में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चला करती थी और आज विपक्षी गठबंधन में पूरा मंडल समा गया है। लालू यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी इस गठबंधन में शामिल है और उसके अलावा समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की बनाई हुई थी वो इसमें शामिल है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी का जो लोकदल है वो इसमें शामिल है। दरअसल 26 दलों की एकता ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। वजह यह कि 2024 की लड़ाई अब उनके लिए आसान रहने गई है। जो उम्मीद आज से 1 साल पहले वॉकओवर की लगाई जा रही थी और ऐसे हालात भी थे, वजह यह कि जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी वो नेतृत्वहीनता की शिकार थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद न सिर्फ कांग्रेस के अंदर एक पूरा एक्साइटमेंट पैदा हो गया, कांग्रेस ने लगातार 2 राज्यों में
चुनाव जीते हैं, उसमें कर्नाटक है, उसमें हिमाचल प्रदेश है, और आज की तारीख में कांग्रेस का वर्कर के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया है। उनको लगता है कि नहीं, हमारे पास राहुल गांधी है, या राहुल गांधी के दम पर कांग्रेस जीत सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने अपने चेहरे के दम पर कई राज्यों में, ऐसे राज्यों में जीत दिलाई थी बीजेपी को जहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं था, या चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी हुआ करती थी। और उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, जिसकी कल्पना ना तो बीजेपी कर सकती थी और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर सकता था। उनके तमाम तीर्थ क्लब के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल सत्ता में रहे थे, एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन बहुमत बीजेपी के पास नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कारनामा किया, जो करिश्मा के अपने दम पर, उसे कोई भुला नहीं सकता। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। 10 साल का जब कार्यकाल नरेंद्र मोदी का होगा तो उसमें लोग सवाल पूछेंगे, आखिर आपने किया क्या है। यह सही बात है कि जो वैचारिक मुद्दे थे, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, या उसके अलावा कुछ एक और मुद्दे, जो कॉमन सिविल कोड है उसका सेगोपा अब छोड़ा जा रहा है। मतलब यह है कि आरएसएस का जो वैचारिक मुद्दे थे उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। कुछ और भी उपलब्धियां उनके खाते में हो सकती हैं, लेकिन आम जन की बात करें तो जो तमाम सपने नरेंद्र मोदी ने दिखाए थे उन पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, और विपक्ष की हम बात करें तो फिर कांग्रेस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले करते रहे, उनकी सरकार की जो गलत नीतियां कथित तौर पर, उन पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि एक मोदी सरनेम मानहानि केस में वो 2 साल की सजा उनको जो था मुकर्रर की गई, उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है। बावजूद इसके राहुल गांधी एक आइकॉन बने हुए हैं। और उसके अलावा विपक्ष के अंदर जो अगर आप जान आई है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। वरना आप जानते हैं कि कांग्रेस तो अपने स्तर पर कमजोर हो ही गई थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी बिल्कुल बेदम हो गए थे, खास तौर पर जो हिंदी बेल्ट है। लेकिन इस यात्रा के बाद लगता है विपक्ष के अंदर एक पूरी जान आ गई है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल की। उसके बाद पटना में मीटिंग हुई थी, और उसके बाद दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी, और 26 दलों ने एक सुर में कहा कि वी स्टैंड यूनाइटेड, और एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। उसके बाद उसकी जो मॉडलिटी है वो क्या होंगी, उस पर एक बैठक मुंबई में होगी। यही वजह है कि बीजेपी की नींद उड़ गई है। और स्थिति यह है कि जिस दिन विपक्ष की बैठक हुई थी और उसी दिन एनडीए की दिल्ली में अचानक बैठक बुलाई थी। हालांकि 38 दलों की उसमें परेड कराई गई थी। सभी जानते हैं कि उसमें कितने दल, कौन कितने पानी में। और उसके बरक्स अगर विपक्षी गठबंधन की बात करें तो जिसमें तमाम दल है वो अलग अलग राज्यों में सत्ता में है, या फिर मुख्य विपक्षी दल की एक भूमिका निभा रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सरकार है। लेफ्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि केरला में उनकी सरकार है। उसके अलावा झारखंड, और अगर साउथ की बात करें, द्रविड़ राजनीति की बात करें तो स्टालिन की डीएमके इसके अंदर है, जम्मू कश्मीर की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके अंदर शामिल है, और झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा तमाम छोटे बड़े दल शामिल हैं, और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी, वो इस गठबंधन का हिस्सा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाला है, और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के अंदर जो दल शामिल है उनकी अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत उपस्थिति है, उनकी सरकारें हैं, या आज की तारीख में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि जब चुनाव होंगे तो वो सरकार बनाने की स्थिति में है। इसके बरक्स तो गठबंधन की बात रही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद रोज पहले मध्य प्रदेश में कहकर आए थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस करप्ट पार्टी है, और 60 से 70 हजार करोड़ के घोटालों का जिक्र उन्होंने किया था। और उसके चंद रोज बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब नरेंद्र मोदी की जो यूएसपी है उसी पर उन्होंने खुद ही सवाल खड़े कर दिए, या बीजेपी के नेतृत्व ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। और उसके अलावा तमाम अन्य ऐसे उदाहरण है जो जिन पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया, वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए या सरकार बनाने में बीजेपी के सहयोगी बने हुए थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं 2024 को लेकर बहुत अंदर से डरी हुई है, सहमी हुई है और सतर्क है, और उसके खातिर सारी नैतिकताएं साइड कर रही है। जिन पर सवाल खड़े किए तो उनको अपने साथ ला रही है, ताकि सरकार 2024 में वापस रहे। बहरहाल लबोलबाब यह है कि 2024 बीजेपी के लिए और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है, जो उनकी बातों से या उनके बयानों से साफ तौर पर झलक रहा है। विपक्षी गठबंधन बन गया है,
सीधे तौर पर बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, हालांकि अर्थमेटिक के तौर पर मजबूत है, लेकिन केमिस्ट्री की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में चीजें और क्लियर होती नजर आएंगी।